देखिए, आज का वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं बकास्त ज़मीन के बारे में। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि बकास्त ज़मीन क्या है, और बकास्त ज़मीन के संबंध में हम आपको बताएंगे बिहार सरकार का इसमें निर्देश क्या है। हमारे पास इसका जो है प्राप्तांक भी है, पेपर भी है, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। पूरा जानकारी देने वाले भाई, बहुत सारा चीज़ इसमें क्लियर होने वाला है आप लोग को बकास्त भूमि के बारे में, जो कि आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। जिसमें कि आप लोग यहाँ केसर हिंद के बारे में भी पता चलेगा, और ये जो ज़मीन सर्वे होगा वो बकास्त भूमि किसके नाम से होगा, कैसे होगा, इसमें भी बहुत सारा कंडीशन है। इस वीडियो को देखिएगा पूरा डिटेल्स में। वीडियो लॉन्ग होगा पहले हम बता दे रहे हैं, लेकिन जानकारी यूज़फुल होगा, क्योंकि इस तरह का यूट्यूब पर फिर कहीं वीडियो आपको नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे, आर से पार कर देंगे एकदम, और सब कुछ समझ में आने वाला है, पूरा बताने वाले हैं। समझ पा रहे हो? सेक्शंस के साथ बताने वाले हैं, प्राप्तांक के साथ बताने वाले हैं, सारी जानकारी हम देने वाले हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर पुराने हैं भाई तो बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले बिना देखे लाइक कर दीजिए वीडियो को। और एक मेरा चैनल है जिसका कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, उसे सब्सक्राइब कर लो, दूसरा चैनल मेरा। और इंस्टा को आप लोग फॉलो कर लीजिए, और कटिंग पाना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, यूट्यूब पर या इंस्टा पर। चलिए मैं आपको बकास्त भूमि के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, बकास्त जमीन जो है आखिर क्या है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। राजस्व भूमि सुधार विभाग जो है, इसके अनुसार जो है बकास्त जमीन पर रैयती जो दावों के निष्पादन के संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया, सबसे पहले ये जानना है। और संकल्प संख्या 925 दिनांक 11/11/2014, ये संकल्प संख्या है, प्राप्तांक संख्या जो आपको हम बताने वाले हैं। और देखिए, विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्यक्रम के अंतर्गत जो खतियान है, समझ पा रहे हो, या अधिकार अभिलेख का निर्माण हेतु बकास्त जमीन के संबंध में राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के भू अभिलेख एवं निदेशालय जो है, इसके द्वारा क्या मार्गदर्शन दिया गया है भाई। निदेशालय के द्वारा बिहार राज्य सरकार भूमि सुधार विभाग के द्वारा क्या इसका निर्देश दिया गया, पूरा हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जो कि आपको पूरा डिटेल्स में समझ में आएगा और बात भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, समझिए यहाँ पर क्या है ये बकास्त ज़मीन को हम आपको पहले बताएंगे। पहले देखिए, बकास्त ज़मीन है क्या, ये तो आपको पूरा बताएंगे। साथ ही साथ ये ज़मीन होता कितने प्रकार का है, पहले ये समझ लीजिए। देखिए, ज़मीन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ये आप लोग को भी पता है कि एक होता है सरकारी ज़मीन और एक होता है गैर सरकारी ज़मीन। गैर सरकारी ज़मीन हो गया और एक सरकारी ज़मीन हो गया। सरकारी ज़मीन सिर्फ सरकार का होता है, और गैर सरकारी ज़मीन जो रैयती लोग यूज करते हैं। समझ पा रहे हो? तो चलिए इसमें पूरा हम कंडीशन को क्लियर करते हैं और आप लोग एक करके समझिए। देखिए, सरकारी ज़मीन के अंतर्गत क्या क्या आता है, पहले वो समझिए। गैर मजरूआ ज़मीन जो होता है, जो गैरमजरूआ आम आप लोग बोलते हो, गैरमजरूआ भी दो कंडीशन का होता है, एक गैरमजरूआ आम होता है, एक गैरमजरूआ खास होता है। तो गैरमजरूआ आम ज़मीन क्या है भाई, पहले वो समझो। गैरमजरूआ आम ज़मीन होता है जिस ज़मीन पर आप जो है, मतलब क्या होता है कि आप समाज का अधिकार है, समझ पा रहे हो, सोशल वर्ग का अधिकार है एवं आम लोगों का अधिकार है, होता है आम आदमी का अधिकार होता है, उसे गैरमजरूआ आम ज़मीन कहते हैं। समझ पा रहे हो? ये क्लियर हो गया। गैरमजरूआ आम ज़मीन जैसे सड़क हो गया, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, आपका शमशान घाट हो गया, मंदिर हो गया, समझ पा रहे हो, स्कूल हो गया, जंगल हो गया, ये गैरमजरूआ आम ज़मीन में आता है। क्लियर, समझ में आ रहा है बात? अब गैरमजरूआ खास ज़मीन को समझिए, वो क्या है। गैरमजरूआ खास ज़मीन का दो नाम है, उसको कहीं कहीं गैरमजरूआ मालिक ज़मीन भी बोला जाता है, और गैरमजरूआ खास ज़मीन भी कहा जाता है। समझ पा रहे हो? कोई कोई मालिक बोलता है गैरमजरूआ मालिक ज़मीन, गैरमजरूआ खास मालिक ज़मीन, या गैरमजरूआ खास, एक ही नाम है, तीन नाम उसका बताया गया है। तो पूरा समझो, एक एक चीज़ को बताएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देंगे हम। तो ये जो ज़मीन है, यह ज़मीन पहले ज़मींदारी की होती थी, जो गैरमजरूआ खास या गैरमजरूआ मालिक बोलते हैं इस ज़मीन का। और क्या था, किंतु जब 1950 में बिहार सरकार के द्वारा राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा क्या हुआ, जमींदारी प्रथा का अनुमोदन था, समझे, उससे पहले तो ये जमींदारी प्रथा को दे दिया गया, यह बिहार सरकार में निहित हो गई। जो जमींदारी को दिया गया था 1950 के बाद, इसको बिहार सरकार में कर लिया गया।
जो अब कौन कौन हुआ वो पूरा डिटेल्स इस वीडियो में हम बताएंगे। पूरा बने रहना भाई, पूरा साक्ष्य के साथ हम बताने वाले हैं, एक एक चीज़ को बताने वाले। देखिए समझिए, इसमें आता है केसर-ए-हिंद का ज़मीन। आप लोग बहुत बार सुने होंगे केसर-ए-हिंद का ज़मीन। ये पहले समझिए ये क्या है। देखिए इस ज़मीन का जो है प्राप्तांक है 1087 और दिनांक 21/7/1998 जो प्राप्तांक निकाला गया था, जो डेट बता रहे हैं प्राप्तांक का। और इसमें जो है राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा जो है पूरी तरह से जो है स्पष्ट कर दिया गया कि इसमें हम आपको बताते हैं, अगर कोई केसर-ए-हिंद का ज़मीन है तो इसमें जो है संविधान लागू होने से तुरंत पहले, संविधान लागू होने से तुरंत पहले, हम लोग का संविधान कब लागू हुआ आप लोग को पता ही है, जानते, देश आज़ाद हुआ 1947 में, संविधान लागू हुआ 1950। तो संविधान लागू होने से तुरंत पहले केंद्र सरकार के दखल, केंद्र सरकार का दखल एवं उपयोग में थी। दखल कब्जा किसका? केंद्र सरकार में थी और उपयोग में था तो वो केंद्र सरकार की ज़मीन होगी। और अगर अन्य ऐसी ज़मीन जो संविधान लागू होने के बाद हुआ वो बिहार सरकार की ज़मीन होगी। समझ पा रहे हो? ये क्लियर समझ में आ गया, बिहार सरकार की वो ज़मीन होगी। आप देखिए भाई, ये कोई स्टेट है, कोई दूसरा भी स्टेट है तो उस सरकार का होगा। ये रूल हम आप लोग को बता दिए, बिहार के बारे में बता रहे क्योंकि बिहार में ज़मीन सर्वे चल रहा है। अब आगे देखिए, उसके बाद था एक जिला परिषद या अन्य विभागों की ज़मीन जो थी, तो वो तो ज़मीन जिला परिषद अन्य विभाग की ज़मीन हो गया। उसके बाद इसमें आ गया एक खास महल की ज़मीन, ठीक है। तो ये जो है जो ब्रिटिश सरकार के खास कब्जे में होती थी, खास महल की ज़मीन जो थी वो ब्रिटिश सरकार के खास कब्जे में हुआ करती थी। ये क्लियर हो गया। आप देखिए इस प्रकार 5 प्रकार की ज़मीन अभी हमने आपको बताया, कौन कौन समझ लीजिए। गेज मृगुआ आम बताया, गेज मृगुआ खास या मालिक बताया 2 हो गया, केसर-ए-हिंद 3 हो गया, केसर-ए-हिंद, जिला परिषद या अन्य विभाग की ज़मीन 4 हो गया और खास महल की ज़मीन हो गया 5 हमने अभी आपको बताया है टोटल। आप देखिए इसमें आपको समझना क्या है, 5 प्रकार की ज़मीन है जो कि सरकारी ज़मीन है। अब दूसरा बताते हैं गैर सरकारी ज़मीन। ये जो 5 प्रकार की ज़मीन जो हम बताए हैं ये पूरी तरह से 100% सरकारी ज़मीन है भाई। समझ पा रहे हो? ये सरकार के नाम से ज़मीन सर्वे होगा। ये क्लियर समझ लो। बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, तो हमने ये क्लियर कर दिया। अब चलिए आगे देखिए, आगे है गैर सरकारी ज़मीन के अंतर्गत। इसमें लोगों का सवाल रहता है, बहुत सारा सवाल लोग पूछते रहते हैं, तो चलिए उसे भी हम बता देते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले क्या आता है, रैयती ज़मीन आता है, जो कि हम लोग खेत को जोतते हैं, हम लोग घर बना के रहते हैं, वो रैयती ज़मीन होता है, जो पर्सनल हमारे नाम से होता है, हमारे दादा परदादा के नाम से होता है, हमारा 6 दादा के नाम से, हमारा पिता के नाम से, हमारा नाम से, समझ पा रहे हो, चाचा के नाम से, नाना नाम से, नानी नाम से, फूफा फूफी, मोपा मौसा मौसी, जो होता है भाई वो रैयती ज़मीन होता है। समझ पा रहे हो? गांव में भी किसी व्यक्ति के नाम से हुआ तो रैयती ज़मीन हुआ, अर्थात कि खेती मतलब कि मानिए खेती कर रहे हैं, ये सब ज़मीन हम लोग का अपना खतियान में किसी भी रैयत के नाम से खाता खुल जाता है, वो रैयती ज़मीन होता है। क्लियर? खाता खुल गया रैयती ज़मीन हो गया, केवल्ला हो गया रैयती ज़मीन हो गया, दान पत्र हो गया रैयती ज़मीन हो गया, विल कर दिया वे रैयती ज़मीन। विल मतलब क्या? वसीयत कर दिया तो वो रैयती ज़मीन हो गया। यही समझ में आ गया। अब आगे समझिए। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि गैर सरकारी ज़मीन में यहाँ पर एक आता है बकास्त, ठीक है। ये बकास्त का नाम ही 5 नाम है भाई, लोगों को बहुत सारा डाउट होता है। आज वो 5 नाम हम करने वाले हैं एक्सप्लेन, और आपको बताने वाले हैं, कोई भी डाउट नहीं रखना है भाई, क्लियर करना है। समझो यहाँ 5 नाम क्या क्या है। एक है बकास्त, जो कि आप लोग जानते हैं, कहीं कहीं इसको जिरात बोला जाता है, कहीं कहीं इसको जो है बेट खेता बोला जाता है, कहीं कहीं इसको मन बोला जाता है, और कहीं कहीं इसको जो है मझियत बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है समझ लो, बकास्त, मझियत, बेट खेता, मन और जिरात। ये 5 नाम जो है ये बकास्त का ही है भाई, ये समझ लो। ये 5 नाम कहीं यूज हुआ है तो ये बकास्त ज़मीन है। क्लियर? उसी का नाम 5 नाम है जो कि अभी हम आपको बता दिए। अब समझिए यहाँ पर ये सब ज़मीन क्या था कि ज़मींदारों की निजी ज़मीन था, मतलब कि ज़मींदार की रैयती ज़मीन थी, ज़मींदार के नाम से कैस्ट्रल सर्वे खतियान में दर्ज है। इसमें मतलब कि पहले जो 1950 के पहले जो ज़मीन था ये बकास्त ज़मीन, ये ज़मींदार का था। क्या करता था ब्रिटिश सरकार, ज़मींदार को हर एक गांव में दे देता था। हमने रिटर्न आप लोग को बताया था ना रिटर्न में, तो देखिए वो रिटर्न हम बताए थे, अभी बकास्त बता रहे हैं। समझ लो यहाँ पर क्या है
कि 1950 के पहले जमींदारी प्रथा जब चलता था तो ब्रिटिश सरकार हर एक मौजा में हर एक जो है मतलब जमींदार को दे देता था, ये गांव तुम संभालो, ये गांव का जमीन जो लगाना तुम वसूलो, फिर हमको वसूल के दो। लेकिन यहाँ पर क्या करता था, उसको बोलता था 11% तुम रखना, मतलब 100 रुपया में 11 रुपया वो जमींदार रखता था और 89 रुपया ब्रिटिश सरकार लेता था उससे। लेकिन यहाँ पर उसको पता चला ये घोटाला कर रहा है, समझ पा रहे हो, करता था 10,000 का, बोलता हिसाब देता था 5,000 का, ऐसा भी गड़बड़ किया था, समझ पा रहे हो। अब देखो यहाँ पर समझो, ये तो समझ में आ गया। बकास्त का क्या नाम था, जिरात, मजियत, बेट खाता और मन और बकास्त, ये 5 नाम है इसका। अब आगे यहाँ पर समझो, ये समझ में आ गया। और ये जो ज़मीन था बकास्त ज़मीन, ये निजी ज़मीन था, किसका, जमींदारों की निजी ज़मीन थी। और देखिए जब CS खतियान जो हुआ, कैस्टल सर्वे का जब खतियान बना तो खतियान में क्या लिखा गया भाई, क्या दर्ज किया गया, बकास जैसे रैयत के खतियान में रैयत दर्ज किया गया बकास भूमि को, और क्या उसी प्रकार कैस्टल सर्वे खतियान में भी बकास दर्ज कर दिया गया इस ज़मीन को, कैस्टल सर्वे खतियान में जो उस समय हुआ, जो कि ब्रिटिश सरकार लॉर्ड कर्नवालिस ने जो ज़मीन सर्वे करवाया उसमें ये बकास दर्ज किया गया। और देखिए क्या हुआ, उसके बाद ज़मींदार का नाम इसमें दर्ज कर दिया गया, जो ज़मींदार लोग लेता था। जैसे हमरा एक बता दिया, पटना गांव का, पटना वाला आप कीजिए तो हम वहाँ का ज़मींदार हो गए, हमारा नाम से हमारा नाम लिख दिया, समझ पा रहे हो, टेक्निकल वाले हौसला के नाम से ये है। चलो भाई क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर समझो एक एक चीज़ को, बकास ज़मीन को ही जो है ये सब नाम जो हमने बताए वो बोला गया। और देखिए आगे यहाँ पर समझिए कि बकास ज़मीन आखिर है क्या भाई, व्हाट इज बकास ज़मीन क्या है। तो देखिए जमींदार के निजी उपयोग की जो ज़मीन थी, जो जमींदार, जैसे हम पटना जिला का जमींदार हैं, ठीक है, तो हमारा जो निजी ज़मीन था, हमारी जो ज़मीन थी वो बकास ज़मीन कहते थे, जमींदार की जो ज़मीन थी, समझ पा रहे हो, निजी ज़मीन जो हम निजी उपयोग करते थे उसे बकास ज़मीन बोला गया। अब देखिए निजी उपयोग क्या हो सकता है भाई, क्या हम निजी उपयोग कर सकते हैं, तो समझिए हम उस ज़मीन पर खेती करवा रहे थे, अपने लिए धान लगवा रहे थे, अपने लिए आलू लगवा रहे थे, अपने लिए टमाटर लगवा रहे थे, अपना लिए क्या बोलते हो गार्डन का मैदान किए थे, वहाँ पर बागवानी करते, फूलों की खेती कर रहे थे, फूल लगा रहे थे, गुलाब फूल, ये सब फलना चिलना, ये जो है हमारे लिए ये उपयोग हुआ। और तीसरा क्या हुआ, हमारा घर बना है, उस पर हम घर बनाए, एगो उधर अपना पशु रखने के लिए अलग बनाए, सोने के लिए अलग बनाए, अपना मतलब कि अलग से हम अपना बनाए, धान रखने के लिए अलग, ये फलना चिलना, तो ये हमारा उपयोग हुआ, समझ पा रहे कौन, हम जमींदार हैं, पटना का जमींदार, सिंपल सा समझो, समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ, तो मतलब 3 प्रकार का बकास ज़मीन की जो है यहाँ पर बातें आती थी, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर खेती के लिए क्या क्या होता था, देखिए भाई खेती के लिए क्या क्या करता था, इस ज़मीन पर ज़मींदार क्या करते थे, स्वयं से तो ज़मींदार खेती करेगा नहीं भाई, उसको तो फुर्सत है नहीं, तो वह क्या करता था, अपने स्टाफ को लगा के खेती करवाता था। स्टाफ मतलब समझ रहे, मजदूर को हम लोग रखते थे ना, मजदूर, हरवाहा, बिहार में हरवाहा बोला जाता है, तो लगा के खेती करता था, हरवाहा लगा के, कोई मजदूर लगा दिया, कोई आदमी लगा दिया, वो खेती करता था। अब क्या हुआ, या कोई किराए पर भाई तुमको पर डे, हम उस समय तो इतना पैसा महंगा था भाई, तुमको 1 रुपया पर डे देंगे, 10 पैसा पर डे देंगे, काम करो। उस समय नहीं चलता था ये 500 या 400 अभी जो चल रहा है, 10 पैसा 1 पैसा पर डे देंगे, तुम करो ये काम, ठीक है, आदमी लगा देता था। वो कौन, जमींदार, और अपना उस पर वो खेती करवाता था, बागवानी करवाता था, अपना घर बना के रहता था, तो वो बकास ज़मीन में आया, समझ में आ रहा है, किसका, जमींदार का, जमींदार जो निजी उपयोग करता था वो हम बता रहे हैं। अब देखो यहाँ समझो, मतलब इस प्रकार से ये क्लियर हो जाता है कि बकास ज़मीन जो है उसे कहते हैं जो जमींदार का निजी यूज हो, जो पर्सनल यूज हो, उसे हम बकास ज़मीन कहते हैं। और क्या, जब जमींदार की निजी ज़मीन थी तो उसको वो सेल भी कर सकता, दूसरे को ज़मीन बेच सकता था, और क्या उसे लीज पर यानी कि रेंट पर किसी को दे भी सकता था, भाड़े पर किसी को दे सकता था, या अपने बंधक में वो ज़मीन को रख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बकास ज़मीन जमींदार की ज़मीन थी। अब देखिए यहाँ पर क्लियर समझिए, ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे समझिए, जमींदार की निजी उपयोग की जो ज़मीन थी, गेजमरुआ खास ज़मीन जिसको आप लोग बोलते हो, गेजमरुआ मालिक बोलते हो, एक ही नाम है दोनों का, वो ज़मीन में जमींदार उन्मूलन के उपरांत बिहार सरकार जो है क्या करता था, निहित हो गई, बिहार सरकार में निहित हो गई। क्या, कौन सा ज़मीन, जमींदारों की निजी उपयोग की ज़मीन, जो गेजमरुआ
खास जमीन था, गेजमरुआ मालिक जमीन था, वो जमींदारी उन्मूलन के उपरांत बिहार सरकार में नियमित हो गए। मतलब बिहार सरकार में वो ज़मीन चला गया जो पर्सनल यूज का ज़मीन था, और किंतु जो ज़मींदार की बकास ज़मीन था वो बिहार सरकार में, मतलब कि क्या हुआ, पूरा नहीं गया, वेस्ट नहीं हुए, बल्कि उसके पास ही रह गई। समझ पा रहे हो, गेजमरुआ खास में कहानी समझो यहाँ। तो इस प्रकार के भूमि कानून 1950 के तहत यह जमींदार के पास बंदोबस्त किया हुआ मान लिया गया भाई, कि बंदोबस्त किया गया ये ज़मीन। समझ पा रहे हो, जो जमींदार का पर्सनल यूज था, जैसे भी हम बता रहे, खेती कर रहा था, बागवानी कर रहा था, ये सब चीज़ों के लिए जो अपना पर्सनल यूज कर रहा था। समझ पा रहे हो। तो सेक्शन, इसमें धारा जो है 5, 6, 7, जिसकी तहत जमींदार को लगान निर्धारण करने के लिए जमींदार को बताया गया, जमींदार को बोला इस जमीन का लगान निर्धारण कर लीजिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा भी यह निर्देश जारी हुआ बाद में, और उसके बाद क्या हुआ, उसके सरकार का जो है वो जो है रैयत बन सकते हैं, मतलब बिहार सरकार का वो रैयत बन सकते हैं अगर उस ज़मीन का लगान निर्धारण हो जाता है। कौन, बकास ज़मीन का, जिस पर वो बागवानी कर रहा है, खेती कर रहा है, पर्सनल यूज कर रहा है। तब हम इसके दूसरे पॉइंट पर अब आपको हम बताते हैं कि इसमें क्या क्या है, आप समझिए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प के अनुसार क्या हुआ, बकास जमीन पर रैयती दावों का निष्पादन के संबंध में सरकार द्वारा क्या क्या निर्णय लिया गया भाई, समझिए। सरकार द्वारा ने 925 दिनांक 11/11/2014 को क्या लिया, गैरमजरूआ सरकारी ज़मीन को, समझिए, गैरमजरूआ मालिक खास ज़मीन को बकास भूमि के से जो है संबंध में आपको हम यहाँ पर पूरा बताते हैं। समझिए एक चीज़ यहाँ पर कि इसमें क्या पॉइंट में बोला गया, देखो हमारे पास नोट पेड़ है, उसे हम पढ़ के सुना रहे हैं कि विभिन्न कल्याणकारी सरकारी परियोजनाओं हेतु भू अर्जन एवं सरकारी भूमि का हस्तांतरण किया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, भू अर्जन की प्रक्रिया में तथा सरकारी भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया में प्रस्तावित भूमि पर दखल कब्जा के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा मुआवजा की मांग तथा कतिपय व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने हेतु एक सम्यक नीति बनाया जाना आवश्यक महसूस किया जा रहा है। अतः इस संबंध में सम्यक विचारों उपरांत सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। बकास जमीन के संबंध में जो है कार्रवाई जो की जाएगी निम्नलिखित तरीके से, हम आपको पूरा बता रहे समझा रहे हैं किस तरीके से क्या होगा, पूरा समझ में आपको आ जाएगा भाई। वीडियो लोगों का समझो, यहाँ अब तो जरूरी पॉइंट आया हुआ है, अब बता रहे हैं जरूरी चीज़। देखो समझो, यहाँ पर देखो एक एक चीज़ को हम बता रहे हैं कि कैस्ट्रल सर्वे में खतियान में दर्ज खतियान के बारे में। मानिए कि कैस्ट्रल सर्वे खतियान में, मान लीजिए हम देखिए समझा रहे, समझिए कि कैस्ट्रल सर्वे, पहले तो कैस्ट्रल सर्वे हुआ ना, बहुत सारे लोगों का होगा भाई, तो समझ लीजिए अभी टोटल हम कैस्ट्रल सर्वे का ही आपको बता रहे हैं। समझ लीजिए यहाँ पर क्या है। सो कैस्ट्रल सर्वे खतियान में आपका बकास दर्ज है, ठीक है। चलिए, और इसमें क्या है कि दखल कब्जा में भूतपूर्व या मध्यवर्ती उसके उत्तराधिकारी के कब्जे में है। भूतपूर्व मतलब पहले का, उसके उत्तराधिकारी के कब्जे में ज़मीन है, ठीक है, भूतपूर्व। तो या मध्यवर्ती, बीच वाला के साथ है, मध्यवर्ती हो गया। तो इसमें लगान रसीद कट रहा है या नहीं, मान लेते हैं लगान रसीद कट रहा है, अब वो भी बताएंगे, नहीं कट रहा वो भी बताएंगे, पहले ये समझो कट रहा है। ये ज़मीन का उपयोग क्या हो रहा है, कृषि एवं बागवानी के लिए था, ठीक है। तो ये ज़मीन क्या होगा भाई, इसका क्या हो सकता है, ज़मीन सर्वे में इसका किसके नाम से हो सकता है, सवाल ये उठ रहा है। क्या ज़मीन कैस्ट्रल सर्वे में बकास दर्ज है और इसका क्या हो रहा है, लगान रसीद भी कट रहा है। समझो, यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखोगे उतना याद नहीं रहता हमें भी, समझ लो। यहाँ देखो, मध्यवर्ती जमींदार के साथ अगर बंदोबस्त किया हुआ है, ठीक है, अगर वो ज़मीन बकास्त है, अगर वो बंदोबस्त किया हुआ है और वो कैस्ट्रल सर्वे खतियान का है, तो रैयती ज़मीन, उत्तराधिकारी रैयती ज़मीन मान लिया जाएगा। मतलब कि रैयत का ज़मीन होगा, बिहार सरकार के द्वारा ज़मीन सर्वे नहीं होगा, ये ज़मीन आपके पक्ष में होगा, आपका पर्सनल खतियान बनेगा। समझो एक एक चीज़ को, कमेंट करके पूछते रहोगे फिर समझ में नहीं आएगा। समझ पा रहे हो, हम यहाँ पूरा चिट्ठा खोल रहे हैं बकास ज़मीन को लेकर। और कैस्ट्रल सर्वे खतियान में उस समय, जो कैस्ट्रल सर्वे के समय ही बकास ज़मीन हुआ भाई। अब देखो यहाँ समझो, अगला पॉइंट जो है, बकास दर्ज है, ठीक है, और उत्तराधिकारी के लिए जो है, उत्तराधिकारी के लिए कब्जे में ज़मीन है और भूतपूर्व मध्यवर्ती के कब्जे में ज़मीन है, जो भी है भाई कब्जे में ज़मीन है, ठीक है। इसका लगान रसीद जो है नहीं कट रहा है, तो अब क्या होगा, बकास तो दर्ज है कैस्ट्रल सर्वे खतियान में, लेकिन लगान रसीद नहीं कट रहा, लेकिन ज़मीन जो है कब्जे में है। तब देखो यहाँ पर क्या होगा,
ज़मीन कब्जे में है। यहाँ एक चीज़ है, आप जानते होंगे आपके, देखो भाई कितना घाम रहे हैं हम, थोड़ा सा लाइक करो, गर्मी का सीजन आ चुका है, पंखा बंद करके वीडियो बना रहे हैं। देखो अगर आपका उप समर्था जो होता है, समर्था उस जमीन का कागज़ को जांच करेगा 1951 के नियम के अनुसार, 7G जो है रूल के अनुसार, कि ये लगान निर्धारण करेगा कौन, DCLR जिसको बोलते हो, ये जिसमें बकास्त है, जो कब्जे में ज़मीन है लेकिन इसका रसीद नहीं कट रहा है, क्योंकि लगान निर्धारण जरूरी है, इसका लगान निर्धारण नहीं हो चुका है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, DCLR कोर्ट में जाके ये निर्धारण होगा इसका लगान। अगर आपके पास कोई ज़मीन है और आपके पास इसका कोई खतियान है कैस्ट्रल सर्वे का, समझ पा रहे हो, तो ये DCLR के द्वारा ये लगान निर्धारण होगा। अगर लगान निर्धारण हुआ तो फिर आपके पक्ष में होगा, आपके नाम से ज़मीन सर्वे होगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आगे पॉइंट को समझिए। आगे है कि कैस्ट्रल सर्वे में बकास्त दर्ज है ज़मीन, और ये जो है भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा जो है किसी ज़मीन को किसी को रेंट पर दिया गया है, भाई तुम करो, बटाएदार ने बोलते हो, उसे दिया गया या रेंट पर दिया गया, लीज पर दिया गया कि तुम खेती यहाँ पर करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसका लगान रसीद कट रहा है, तो इस ज़मीन का क्या होगा, ये रैयत के नाम से ज़मीन सर्वे होगा। क्लियर, कोई लफड़ा नहीं है, मतलब बकास दर्ज है, लेकिन ज़मीन का जो है क्या किया, हम किसी को बटेदार को दे दिया, तुम खेती करो, ये करो, वो करो, या लीज पर दे दिया, रेंट पर दे दिया, दुकान दे दी, कुछ भी था, तो ये रैयत के नाम से ज़मीन सर्वे होगा, बिहार सरकार के नाम से नहीं होगा। क्लियर। अब अगला पॉइंट को समझिए। अब है चौकीदारी चक्रान, चौकीदारी चक्रान या गरोती जागीर या मापी गरोती दर्ज है, अगर समझ रहे हो तो ये क्या हो सकता है भाई, समझो। ये मतलब ये क्या हुआ, चौकीदारी चक्रान या गरोती जागीर या मापी गरोती दर्ज है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमने अपना नौकर को, अपना जो काम करता था उसको हम दे दिए भाई, उसको दे दिए, पैसा दे के लो तुम ज़मीन को करो, खेती गृहस्थी ये करो, समझ रहे हो, रुपया लेके तुम यहाँ पर करो, तो ये ज़मीन का क्या होगा, ठीक है। तो हम दे दिए उसको, जब करो अपना, ये तुम्हारे ज़मीन है, करो खेती, ऐसे ही दे दिए। तो उस ज़मीन का क्या है, बहुत सारे लोग ऐसा दे दिए ज़मीन, जाओ तुम करो खेती गृहस्थी, रहो, खाओ पियो, ऐश करो, तो वो ज़मीन रैयत के कब्जे में है, ठीक है, लेकिन उसका रसीद नहीं कट रहा है। सवाल ये है, उसका ज़मीन का रसीद नहीं कट रहा है, तो इसमें क्या होगा भाई, तो ये रैयत उनके उत्तराधिकारी को भूमि मानी जाएगी। मतलब जो उस ज़मीन का, रैयत का जो उत्तराधिकारी होगा, जो उसका वंशज होगा, ये ज़मीन रैयत के पक्ष में ज़मीन सर्वे होगा और ज़मीन उसका माना जाएगा, और खतियान भी बनेगा रैयत के उत्तराधिकारी के नाम से। या दादा परदादा है तो आपके उत्तराधिकारी, जो बेटा होगा, जो आपका जो परपोता होगा, जो भी है, उसके नाम से ज़मीन सर्वे होगा। ये क्लियर हो गया। अब आगे समझो, आगे क्या है, आगे है कि बकास्त दर्ज है, ठीक है, कैस्ट्रल सर्वे खतियान में बकास्त दर्ज है, और रैयत का किसी और क्या जमाबंदी चल रहा है भाई, रैयत का जमाबंदी चल रहा है, और लगान रसीद इसमें कट रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, धारा 6 सेक्शन 6 के तहत जो है यहाँ पर ये क्या होगा, ये ज़मीन रैयत के नाम से ज़मीन सर्वे होगा। समझ में आ गया, किसके नाम से होगा, रैयत के नाम से होगा, क्योंकि रसीद भी कट रहा है और जमाबंदी भी चल रहा है, जमाबंदी भी कायम है, ज़मीन का कोई लफड़ा ही नहीं है। आगे देखो, आगे फिर बकास्त दर्ज है, किस में, कैस्ट्रल सर्वे खतियान में बकास्त दर्ज है। तो बकास्त दर्ज है, तो इस ज़मीन का क्या हुआ, मतलब किसी रैयत का उत्तराधिकारी या भूतपूर्व मध्यपूर्व कोई भी उत्तराधिकारी वो ज़मीन का है, तो उसमें क्या नहीं होगा, इसका देखिए लगान रसीद कट रहा है, पहले ये समझिए, इसका लगान रसीद कट रहा है, बकास दर्ज है, और इसका ज़मीन का जो है अंतरिती का रैयती माना जाएगा भाई। क्लियर, समझ लो, मतलब ये रैयत के नाम से होगा ज़मीन सर्वे, समझ रहे हो, मतलब बकास दर्ज है और जो है इसका टोटल रैयत का नाम से इसका रसीद भी कट रहा है, तो ये रैयत के नाम से ज़मीन सर्वे होगा। अब आगे चलते हैं, आगे बकास दर्ज है, ठीक है, और इसमें जो है देखिए, हम अगला पॉइंट में जो आप लोग को बताए थे कि बिहार सरकार का पूरा इसमें जो है डिटेल्स हम आपको दे रहे हैं कि किसके नाम से यहाँ पर होगा। आप देखिए, ज़मीन किसी को भी अंतरित किया गया हो, मतलब क्या होता है कि ज़मीन को किसी को ट्रांसफ़र किया गया हो, जो भी बकास्त वाला हम आपको बताएं, किसी को ज़मीन ट्रांसफ़र किया, कुछ भी किया है भाई, तो ये रैयत के नाम से ही होगा, ठीक है। अगला पॉइंट समझो, कैस्ट्रल सर्वे खतियान में बकास दर्ज है, ठीक है,
और क्या मध्यवर्ती या उत्तराधिकारी या रैयत को बंदोबस्त किया गया हो। देखो समझो, यहाँ सवाल लोग पूछता है कि बंदोबस्त किया गया तो क्या होगा। तो देखो यहाँ बंदोबस्त किया गया हो या पट्टाधारी का हो भाई जमीन, समझ रहे हो। ऑर्केस्ट्रल सर्वे खतियान में क्या है, बकास दर्ज है, इसका लगान रसीद भी कट रहा है। बहुत सारे लोग हमें जो है कमेंट बॉक्स में पूछ रहा था, आज हम पूरा क्लियर कर दे रहे हैं। देखो तो जमीन पट्टाधारी या उसके उत्तराधिकारी का माना जाएगा और जमीन सर्वे जो है उसका रैयत के नाम से होगा या उत्तराधिकारी के नाम से होगा। अगर ये जमीन आपका क्या कैस्ट्रल सर्वे खतियान में क्या दर्ज है, बकास दर्ज है, ठीक है, और इसमें आपका बंदोबस्त किया गया है और आपका लगान रसीद कट रहा है, तो आपका ज़मीन पट्टाधारी के नाम से या उसका उत्तराधिकारी के नाम से ज़मीन सर्वे होगा। क्लियर, समझ में आ गया। ये पॉइंट आपको हमने पूरा डिटेल से बताया। और देखिए यहाँ पर समझिए एक चीज़ और यहाँ पर एक चीज़ और हम बता रहे हैं, बहुत सारा ऐसा ज़मीन है जिसको लेकर हम अभी क्लियर कर देते हैं आप लोग को। देखिए क्या है, बहुत सारा जो है मतलब कि घाट लगता है, बाजार लग रहा है, ऐसा ज़मीन है, मेला लग रहा है, ये सब ज़मीन वो सब जो जगह जो बचा हुआ है, घाट लग रहा है, मेला लग रहा है, तरह तरह का, तो वो सब चीज़ बाजार की ज़मीन जो है वो सब बिहार सरकार भूमि एक सुधार का जो 1950 की धारा 7A और धारा 7B के तहत राज्य सरकार में ज़मीन सर्वे होगा। अनावाद बिहार सरकार के बहुत सारे लोग इस ज़मीन का फ़ायदा उठाता है। यहाँ मेला लग रहा है, घाट लग रहा है, समझ रहे हो, बाजार लग रहा है, तो ये सब ज़मीन बिहार सरकार का, इसमें एकदम दिमाग से ही हटा दो भाई। उसके बाद देखो आप वहाँ घर बना लो, मकान बना लो, उससे कोई मतलब नहीं बनता है, बहुत सारे लोग ऐसा करता है। अब आगे देखिए, अगर कैस्ट्रल सर्वे खतियान में जो है बकास दर्ज है, कोई भी ज़मीन बकास दर्ज, अभी पूरा हमने बताया अभी, तो खाता किसके नाम से जो है खुलेगा, सवाल ये है। इसी के संबंध में राजस्व भूमि सुधार विभाग ने क्या किया, उसके द्वारा जो है 2007 में एक तारीख था 22/8/2022 के द्वारा पत्र जारी करते हुए समस्या के समाधान के संबंध में समिति द्वारा अनुशासित जो है किया गया कि इसमें टोटल 42 समस्याओं का समाधान किया गया है। टोटल वो पत्र को आप देख सकते हो भाई, हमने होगा आप लोग को टेलीग्राम पर हम भेज देंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, यहाँ पर टोटल पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। देखिए बकास, पहला नंबर देखिए बकास्त है, और इसमें जो है क्या है, रैयत का जो है कागजात में सेल डीड है। सेल डीड मतलब किसको, केवल्ला। और क्या है कि लगान रसीद इसका जो है कट रहा है, ठीक है, लगान रसीद इसका कट रहा, पूरा समझना, लगान रसीद कट रहा है, तो इसमें जो है क्या अनुशंसित किया गया वो समझिए। यहाँ पर अगर वो रजिस्टर किया गया है, कौन, केवल्ला को अगर रजिस्टर, सेल डीड को रजिस्टर किया गया है और क्या रैयत का उस पर दखल है, तो ये जो ज़मीन है वो रैयती में सुनेगा भाई, रैयती में खुलेगा, इसका ज़मीन सर्वे रैयती के नाम से होगा। क्लियर, और इसका खतियान जो बनेगा वो रैयती के नाम से बनेगा। अब ये समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट को समझिए, चाहे वो कोई भी तरीका से हो भाई। अब देखो हम शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं, फिर कभी नहीं होगा इसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाता है। उसके बाद देखो बकास्त का जो है जमाबंदी, अगर मान ली कोई ज़मीन आपका खतियान में बकास्त लिखा हुआ है और जमाबंदी उसका कायम है, तो समझिए इसमें क्या है, इसमें क्या है आपका सेल डीड जो है इसमें आपके पास जो है ठीक है, सेल डीड आपके पास है। सेल डीड किसको कहते हैं, केवल्ला को, लेकिन लगान रसीद नहीं कट रहा है, ठीक है, बकास दर्ज है खतियान में। तो इसमें क्या है आपका आपके पास जो है ये बकास्त मालिक, मतलब कि बकास्त का खास जिसको बोलते हो, उनके उत्तराधिकारी, विधिक उत्तराधिकारी द्वारा रजिस्टर होना चाहिए। वो जो सेल डीड है वो रजिस्टर होना चाहिए, अगर रजिस्टर है तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। और दखल कब्जा होना चाहिए रैयत का उस ज़मीन पर, दखल कब्जा, और जो खतियान है उसको आपके पास रहे, केवल्ला जो है वो रजिस्टर होना चाहिए, नहीं है तो रजिस्टर आपको करवाना पड़ेगा। और देखिए तो ये जो है आपका क्या होगा, आपका इसका लगान का निर्धारण होना चाहिए। ये नहीं कि उसका लगान कट ही नहीं रहे, ज़मीन का उसका रसीद कट ही नहीं रहे, तो फिर आपको लगान का निर्धारण करवाना होगा, लगान का रसीद कटवाना होगा, उसके बाद आपके नाम से ये ज़मीन सर्वे होगा भाई। इतना कंडीशन है इसमें। आप देखिए अगला पॉइंट को समझिए, खतियान में बकास दर्ज है, ठीक है, और क्या है, विक्रय इसमें नहीं है उसके पास, मतलब विक्रय का सेल डीड नहीं है, तब क्या होगा, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा भी है, खतियान में बकास दर्ज है, इधर उधर ऑनलाइन से इधर उधर से पेपर उपलब्ध करवाए, लेकिन उसके पास सेल डीड ही नहीं है, तब क्या होगा, सेल डीड मतलब क्या, केवल्ला नहीं है।
और उसका रसीद कट रहा है, उसका ज़मीन का रसीद कट रहा है, तो इसमें क्या होगा भाई? समझो, यहाँ एक एक चीज़ को समझो, एक एक पॉइंट को हम बताते हैं। देखो, ज़मींदारी उन्मूलन के पश्चात क्या हुआ, जब ज़मींदारी उन्मूलन हुआ उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर हुआ कि जमाबंदी जो है, रैयत का लगान रसीद जो है वो 1961-62, ठीक है, 1961-62 से लगातार जो है अलग अलग वर्षों में कटने लगा, 1961-62 से। और जो है जमाबंदी का भी सत्यापन किया गया। अरे आप लोगों का जमाबंदी का अगर सत्यापन नहीं है भाई तो करवा लो, हम पर डे वीडियो बना रहे हैं, बता रहे हैं आप लोग को। जमाबंदी का सत्यापन किया गया, ठीक है। और क्या सत्यापन किसको, वेरिफिकेशन जिसको कहते हो, जांच। उसके बाद अगर सत्यापन सही पाया गया तो यह रैयत के नाम से ज़मीन सर्वे होगा, रैयत के नाम से खाता खुलेगा, रैयत के नाम से खतियान बनेगा भाई। समझ पा रहे हो? देखो, हम पूरा शॉर्ट में बता रहे हैं आपको, ये चीज़ समझो। अगर पास आपका बकास ज़मीन है खतियान में या कहीं भी बकास दर्ज है, तो आपके पास अगर उसका सेल डीड है या खतियान केवल्ला है, जो भी है, अगर उसका रसीद कट रहा है, तो ये आपको इसका क्या होना चाहिए, अब इस ज़मीन का जो है आपका जमाबंदी कायम होना चाहिए। और जमाबंदी का वेरिफिकेशन होना चाहिए, सही रहना चाहिए, नहीं कि फॉर्जर बहुत आदमी बना लिया इधर उधर 9-2-11 करने 24 वाला लोग, तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई। यही सब तो लोग को पता रहता है तो उसका फॉर्जरी काम करता है, तो ये सब नहीं होगा। रफू चक्कर वाला काम यहाँ नहीं चलेगा। उसके बाद समझो, यहाँ पर अगर मानो बकास दर्ज है, अगला पॉइंट समझो, अगर बकास दर्ज है और आपके पास सेल डीड नहीं है, मतलब कि खतियान आपके पास नहीं है, तो उसका रसीद भी नहीं कट रहा है, तब क्या होगा? कंडीशन हम बता रहे हैं, समझो। तब जो है आपका ये ज़मीन सर्वे बिहार सरकार अनावाद के नाम से होगा भाई। इसमें माथा कुतनो पटक लो कोई उपाय नहीं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा है कि उसका ज़मीन बकास्त में दर्ज है, उसके पास सेल डीड नहीं है, खतियान नहीं है, केवल्ला नहीं है, और उसका ज़मीन का रसीद भी नहीं कट रहा है, तो ये क्लियर बिहार सरकार के नाम से ज़मीन सर्वे होगा। समझ में आ गया? अब देखो, हमने इसके पूरा डिटेल से आपको समझाया कौन सा ज़मीन किसके नाम से ज़मीन सर्वे होगा, कौन सा खाता किसके नाम से खुलेगा, पूरा हमने देखो इस वीडियो में हमने बताया है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग है भाई, लेकिन यूजफुल है। इतना बताने के लिए इतना टाइम तो लग ही जाएगा, समझ पा रहे हो? तो आप लोग को वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हो। बहुत सारे लोग बहुत तरह का कमेंट करते रहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखो, कमेंट करने का आपको सवाल पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हो? हमने पूरा क्लियर करके आपको बता दिया है, पूरी जानकारी दे दिया इस वीडियो के माध्यम से। कौन सा ज़मीन बकास्त के बारे में पूरा क्लियर भी कर दिया, केसरे हिंद के बारे में ज़मीन के बारे में क्लियर कर दिया, जिला परिषद की ज़मीन के बारे में क्लियर कर दिया, और जितना भी ज़मीन का सेल डीड नहीं है उसका भी क्लियर कर दिया। जिसका सेल डीड है, जिसका लगान रसीद कट रहा है, जिसका लगान रसीद नहीं कट रहा है, वो भी हमने क्लियर कर दिया। देखिए, एक चीज़ हम आप लोग को समझा ही दिए, जिसका लगान रसीद नहीं कट रहा भाई, उसका लगान रसीद आपको कटवाना पड़ेगा, लगान निर्धारण होना चाहिए। अगर जमाबंदी आपका है, जमाबंदी का सत्यापन भी होना चाहिए। समझ पा रहे हो? अगर है तो रैयत के नाम से होगा, अगर आपके पास सेल डीड नहीं है तो पर भी हो जाएगा, लेकिन जो हम कंडीशन बताएं ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर? तो देखो, इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देंगे। आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो अगर अच्छा लगा भाई, हमने जानकारी दिया है, तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक बनता है, एक लाइक कर दो वीडियो को। आपका लाइक मेरा मोटिवेशनल होता है, समझ पा रहे हो? लाइक जरूर करना। और मेरा एक चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरा दूसरा चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टा को जो है फॉलो कर दो भाई। और अगर पाना है कटिंग तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भाई, कटिंग पाना है तो। समझ पा रहे हो? और कुछ पूछना है तो इंस्टा पर करो फॉलो, और वहाँ पर लिखो, या यूट्यूब पर भी कमेंट करो। दोनों 50-50% कमेंट हम लेते हैं, सिर्फ यूट्यूब का कमेंट नहीं चलता है, दोनों का लेते हैं। समझ पा रहे हैं? तो इसी बात के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।